दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक और सुपर हीरो फिल्म के बारे में जिसका टाइटल है लूसी। जी हाँ दोस्तों, ये लूसी इसका दूसरा पार्ट हमें देखने को मिल रहा है और बेहतरीन ये मूवी रही थी। पार्ट 1 की स्टोरी भी एक तरह से बेहतरीन थी और किस प्रकार से आपको बताइए होगा यदि आप इसके पार्ट 1 को देख रखे हो कि किस प्रकार से ये सुपर हीरो बन जाती हैं और उसके पास सुपर पावर आ जाती हैं। तो कंटिन्यू अब इस सीरीज को आगे बढ़ाया जा रहा है और नया पार्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो अब आज हम इसी बात पर बात करेंगे, इसकी पूरी अपडेट है और साथ ही साथ पिछले पार्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ओटीटी और सारी कुछ जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचती रहें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसके बारे में। अब हम आगे आपको बताते हैं। लूसी 2014 की अंग्रेजी भाषा की फ्रेंच साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। पंच, जिसे ल्यूक बेसन ने अपनी कंपनी यूरोपाकॉर्प के लिए लिखा और निर्देशित किया है और उनकी पत्नी वर्जिनी बेसनसिला ने इसका निर्माण किया है। यह ताइपेई, पेरिस और न्यूयॉर्क शहर में शूट की गई एक अंग्रेजी भाषा की फिल्म है। इसमें स्कारलेट जोहानसन, मॉर्गन फ्रीमैन, चोई मिन्सिक और अमर वेकेड ने अभिनय किया है। जोहानसन ने शीर्षक चरित्र को चित्रित किया है, एक महिला जो एक नोट्रोपिक साइकेडेलिक दवा को उसके रक्त प्रवाह में अवशोषित होने पर मनोविश्लेषणात्मक क्षमता प्राप्त करती है। यह फिल्म 25 जुलाई 2014 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की। दुनिया भर में $469 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो $40 मिलियन के बजट से 11 गुना अधिक है। इसे आम तौर पर सकारात्मक लेकिन साथ ही ध्रुवीकृत आलोचनात्मक समीक्षा मिली। हालांकि इसके विषयों, दृश्यों और जोहानसन के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, लेकिन कई आलोचकों ने कथानक को निरर्थक पाया, विशेष रूप से मस्तिष्क के 10% मिथक और परिणामी क्षमताओं पर इसका ध्यान। 6-8 कथानक। लूसी एक अमेरिकी है जो ताइपेई, ताइवान में पढ़ रही है। उसका नया प्रेमी रिचर्ड उसे एक दक्षिण कोरियाई ड्रग माफिया के लिए ड्रग खच्चर के रूप में काम करने के लिए प्रेरित करता है और वह मिस्टर जंग को अत्यधिक मूल्यवान सिंथेटिक ड्रग CPH-4 के 4 पैकेटों से भरा एक ब्रीफकेस पहुंचाती है। रिचर्ड को गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद उसे पकड़ लिया जाता है और यूरोप में ड्रग पहुंचाने के लिए उसके पेट में ड्रग की एक थैली जबरन सिल दी जाती है। कैद में रहते हुए उसे पेट में लात मारी जाती है, जिससे थैली टूट जाती है और उसके शरीर में बड़ी मात्रा में ड्रग निकल जाती है। वह टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, मानसिक समय यात्रा और दर्द महसूस न करने की क्षमता जैसी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में लगातार वृद्धि करती है। वह निर्दयी और भावनाहीन भी हो जाती है। अपनी नई क्षमताओं का उपयोग करते हुए वह अपने अपहरणकर्ताओं को मार देती है और भाग जाती है। लूसी अपने पेट से ड्रग्स का बैग निकलवाने के लिए पास के ट्राई सर्विस जनरल अस्पताल जाती है। उसे ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने बताया कि गर्भवती महिलाओं द्वारा गर्भावस्था के 6ठे सप्ताह के दौरान भ्रूण को विकसित होने के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्राकृतिक CPH-4 का उत्पादन छोटी मात्रा में किया जाता है। शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को विकसित करते हुए लूसी मिस्टर जंग के होटल में वापस आती है, उसके अंगरक्षकों को मार देती है, उस पर हमला करती है और टेलीपैथिक रूप से उसके मस्तिष्क से 3 शेष ड्रग खच्चरों के स्थानों को निकालती है। लूसी अपनी स्थिति पर शोध करना शुरू करती है और वैज्ञानिक सैमुअल नॉर्मन से संपर्क करती है, जिसका शोध उसे बचाने की कुंजी हो सकता है। नॉर्मन से बात करने के बाद और अपनी विकसित क्षमताओं का सबूत देने के बाद वह पेरिस के लिए उड़ान भरती है और स्थानीय पुलिस कप्तान पियरे डेल रियो से संपर्क करती है ताकि उसे दवा के बचे हुए 3 पैकेट खोजने में मदद मिल सके। उड़ान के दौरान वह विघटित होने लगती है क्योंकि शैंपेन की एक घूंट पीने से उसकी कोशिकाएं अस्थिर हो जाती है। अपने विघटन को रोकने के लिए लूसी ने और अधिक दवा का सेवन किया। डेल रियो की मदद से लूसी बाकी दवाओं को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होती है। नॉर्मन और उसके सहयोगियों से मिलते हुए वह उनके साथ वह सब कुछ साझा करने के लिए सहमत होती है जो वह जानती है। प्रोफेसर की प्रयोगशाला में लूसी समय और जीवन की प्रकृति और लोगों की मानवता कैसे उनकी धारणाओं को विकृत करती है, इस पर चर्चा करती है। उसके आग्रह पर उसे CPH-4 के शेष 3 थैलों की सामग्री के साथ अंतःक्षेपण किया जाता है।
उसका शरीर एक काले पदार्थ में बदल जाता है जो प्रयोगशाला में कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर फैलने लगता है और उन सभी को एक अगली पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर में बदल देता है। वह मानसिक रूप से अतीत में एक स्पेसटाइम यात्रा शुरू करती है, अंततः मानव जाति के सबसे पुराने खोजे गए पूर्वज लूसी तक पहुंचती है। वह ऑस्ट्रेलोपिथेकस लूसी के साथ एक शांत क्षण साझा करती है और दोनों की उंगलियां छूती है। फिर वह समय की शुरुआत में जाती है और बिग बैंग की गवाह बनती है। इस बीच जंग प्रयोगशाला में प्रवेश करता है और लूसी के सिर पर बंदूक तानता है। वह गोली चलाता है, लेकिन डेल रियो अंदर आता है और जैंग को घातक गोली मारता है। नॉर्मन सुपरकंप्यूटर द्वारा दी गई एक काली फ्लैश ड्राइव लेता है, जिसके बाद वह भी विघटित हो जाती है। डेल रियो नॉर्मन से पूछता है कि लूसी कहाँ है, जिसके तुरंत बाद डेल रियो का सेल फोन बजता है और उसे एक टेक्स्ट संदेश दिखाई देता है, मैं हर जगह हूँ। लूसी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, जीवन हमें 1 अरब साल पहले दिया गया था। अब आप जानते हैं कि इसके साथ क्या करना है। भालना। स्कारलेट जोहानसन लूसी मिलर के रूप में एक अनिच्छुक ड्रग खच्चर जिसे गलती से एक ऐसी दवा दी जाती है जो असंख्य पूर्व इनकोडेड आनुवंशिक चेतना क्षमताओं को सक्रिय करती है। लूसी की भूमिका के लिए एक ऐसी अभिनेत्री की आवश्यकता थी जो बेहद कमजोर होने के साथ साथ सुपरपावर के रूप में विश्वसनीय हो जब वह अनजाने में एक अवैध पदार्थ के संपर्क में आती है और उसे अविश्वसनीय कौशल प्राप्त होते हैं। जोहानसन के अनुशासन से प्रभावित होकर बेसन ने उन्हें भूमिका के लिए चुना। उन्होंने कहा कि वह तुरंत सटीक और पेशेवर थी और उन्होंने जिस तरह से उन्होंने फिल्म के बारे में बात की उसका आनंद लिया। उन्होंने कहा वह सही कारण से उत्साहित थी जो कि कहानी थी। उस पल यह मेरे लिए एक तय सौदा था। वह निश्चित रूप से एक थी। 9 एंजेलिना जोली को व्यापक रूप से लूसी के रूप में मूल रूप से कास्ट किया गया था। 10, 11, 12 और फिल्मांकन से पहले भूमिका से बाहर कर दिया गया था। 13 हालांकि जोली 2011 से बेसन के साथ उनके अगले निर्देशन प्रयास में अभिनय करने के लिए गंभीर बातचीत कर रहे थे, तब शीर्षकहीन 14, 15 उन्होंने कहा कि वह लूसी की भूमिका के लिए उनकी पहली पसंद नहीं थी। 10 मॉर्गन फ्रीमैन प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन के रूप में पेरिस विश्वविद्यालय में एक वैज्ञानिक और प्रोफेसर जिन्हें विभिन्न मानवीय क्षमताओं का ज्ञान है। निर्माता वर्जिनी सिल्ला ने कहा कि फ्रीमैन के बुद्धिमान चरित्र को चित्रित करने के अनुभव को देखते हुए यह स्पष्ट था कि वे प्रोफेसर नॉर्मन की भूमिका के लिए एकदम सही अभिनेता थे। 9 चोई मिन्सिक मिस्टर जंग के रूप में एक दक्षिण कोरियाई ड्रग लॉर्ड। बेसन ने कहा कि मिस्टर जंग गैरी ओल्डमैन के किरदार नॉर्मन स्टेसफील्ड के बाद से उनके द्वारा लिखी गई सबसे अच्छी खलनायक है। उन्होंने आगे कहा कि जबकि लूसी परम बुद्धिमान है, मिस्टर जंग परम शैतान है। बेसन और उनकी फिल्म टीम को कोरिया जाकर चोई से मिलना था, उनसे बात करनी थी और कहानी पर चर्चा करनी थी। और यह केवल अंत में था कि उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे दिलचस्पी है, मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ। 9 पियरे डेल रियो के रूप में अमर वेकेड एक फ्रांसीसी पुलिस अधिकारी। बेसन ने कहा कि डेल रियो दर्शकों का प्रतिनिधित्व करता है, वह मूल रूप से आप और मैं है, और कहा कि जब लूसी ने ड्रग के संपर्क में आने से अपनी सारी भावनाएं खो दी है, तब भी भावना की एक छोटी सी चिंगारी मौजूद है जब वह डेल रियो के साथ होती है। वेकेर ने यह भी कहा कि बेसन द्वारा स्क्रिप्ट लिखना ही उनके लिए फिल्म में अभिनय करने के लिए पर्याप्त था। 9 जूलियन रिंडटट विनम्र ब्रिटिश प्रतिपक्षी के रूप में 9 जो खच्चरों में ड्रग पैक सिलता है। पिलो अस्बेक रिचर्ड के रूप में 9 ताइपे में लूसी का अपराधी प्रेमी। लियो टिप्टन ए कैरोलिन के रूप में 9 ताइपे में लूसी की रूममेट। निकोलस फोंगफेथ जी के रूप में 9 जंग के शीर्ष गुर्गे। बेसन की फिल्म को इस तरह बनाने में रुचि के बारे में बात करते हुए कि हम अपने पर्यावरण और सामाजिक रूप से किस तरह से बातचीत करते हैं, सिल्ला ने कहा कि इसका एक लक्ष्य ग्रह की विविधता और विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण को दिखाने के लिए विविध कलाकारों को एक साथ लाना था। उन्होंने कहा, इसलिए हमारे पास स्कारलेट जोहानसन है, जो कोकेशियान है,
मॉर्गन फ्रीमैन जो अफ्रीकी अमेरिकी है, मिनसिक चोई जो कोरिया से है और अमर वेकेड जो मिस्र से है। 9. उत्पादन। लिखना। बेसन ने कहा कि उनका इरादा लूसी के पहले भाग को लियोन द प्रोफेशनल, जिसे उन्होंने लिखा और निर्देशित भी किया, जैसा बनाने का था, दूसरे भाग को इंसेप्शन जैसा और तीसरे भाग को 2001 ए स्पेस ओडिसी जैसा बनाने का था। 16. वे लूसी नामक मादा ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस की मस्तिष्क क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बताया कि उसके मस्तिष्क का वजन केवल 400 ग्राम था, जबकि आधुनिक मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है। उन्होंने कहा, मुझे सभी विज्ञान में बहुत दिलचस्पी थी। जब मैंने जाना कि एक कोशिका प्रति सेकंड 1000 संदेश भेज सकती है और हमारे शरीर में 100 बिलियन कोशिकाएं हैं, तो मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। वे मस्तिष्क के बारे में एक वृत्तचित्र नहीं बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने वैज्ञानिक और नैतिक पहलुओं के साथ एक मनोरंजक फिल्म बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे उन्होंने आज के समय में काफी दुर्लभ बताया। उन्होंने कहा, यह मेरा लक्ष्य था, एक उद्देश्यपूर्ण एक्शन फिल्म। जब मैं छोटा था तो मेरा उद्देश्य छोटा था। मूल रूप से यह हमारे बारे में है, हमारी विरासत और हम क्या सीखते हैं। 17 फिल्म में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एक एनिमेटेड संस्करण 2001 ए स्पेस ओडिसी से डॉन ऑफ मैन सीक्वेंस पर आधारित लूसी के कई श्रद्धांजलि में से एक है। बेसन ने कहा, मैं खाने के देश में रहता हूं और आप जोखिम, आविष्कार या रचनात्मकता के बिना किसी रेस्तरां में तीसरा सितारा, शीर्ष मिशेलिन रेटिंग नहीं पा सकते हैं। मैं कुछ जोखिम लेना पसंद करूंगा और शायद कुछ लोग कहेंगे, यह फिल्म क्या बकवास है। लेकिन कुछ अन्य लोग इसे स्वीकार करेंगे। मैं पूरी तरह से समझता हूं कि हम हर फिल्म पर इस तरह का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, लेकिन साथ ही अगर जोखिम और नवीनता नहीं है तो आप प्रगति नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि फिल्म में अमेरिकी दर्शकों के बीच हिट होने की संभावना है। बेशक, मैं चाहूंगा कि यह प्रदर्शन करे और लोग इससे खुश हों। 10. बजट और फिल्मांकन। 48 मिलियन यूरो के अनुमानित बजट के साथ लूसी 2013 में दूसरी सबसे बड़ी फ्रांसीसी फिल्म प्रोडक्शन थी। 18 और यूरोपाकॉर्प के लिए अब तक की सबसे बड़ी 2000 में बेसन द्वारा स्थापित कंपनी। 19-20 मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2013 में पेरिस के बाहरी इलाके में एक नए मेगा स्टूडियो सीटे डू सिनेमा में शुरू हुई। 21-5 सितंबर को उत्तरी फ्रांस में एट्रेट की चट्टानों पर दृश्यों की शूटिंग की गई। 22-21 अक्टूबर को ताइपेई, ताइवान में 11 दिनों की फिल्मांकन शुरू हुई। 23-24 स्थानों में ताइपे 101 शामिल था, जो दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारतों में से एक है। 25-26 कुछ फुटेज को आईमैक्स कैमरों से फिल्माया गया था। 27-23 अक्टूबर को हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा कि उस दिन शूटिंग को मिल रही मीडिया की सभी सुर्खियों से बेसन क्रोधित हो गए थे। 25 फिल्म के ताइवान भाग की शूटिंग खत्म करने के एक दिन बाद ताइपे में पत्रकारों से मिलते हुए उन्होंने कहा, हम स्कारलेट की नई ड्रेस के साथ तस्वीरें नहीं चाहते हैं। कभी कभी मैं अपनी एकाग्रता खो देता हूं क्योंकि मैं इससे परेशान हो जाता हूं। उन्होंने आगे कहा कि पपराजी की दखलंदाजी का मतलब था रात के समय शूटिंग करना एक बुरा सपना था। बेसन ने कहा कि हांगकांग की 2 अनाम एजेंसियां विशेष रूप से विघटनकारी थीं। 28 दृश्य प्रभाव। बेसन द्वारा निर्देशित किसी भी फिल्म में लूसी के सबसे अधिक दृश्य प्रभाव है। 20 वरिष्ठ दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक निकोलस ब्रूक्स के अधीन 1000 से अधिक प्रभाव शॉट्स के साथ। 9 अधिकांश दृश्य प्रभाव इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ILM द्वारा किए गए थे। 29 पर्यवेक्षक रिचर्ड ब्लफ की अध्यक्षता वाली एक टीम के साथ। ब्लफ ने लूसी का वर्णन वास्तव में मजेदार के रूप में किया क्योंकि यह रोबोट या उन चीजों के 1000 शॉट नहीं थे जो हम आमतौर पर करते हैं, इसके बजाय छोटे दृश्यों पर भरोसा करते हुए जिसमें समस्या को हल करने और उन्हें कल्पना करने के लिए बहुत सारे नए तरीकों की आवश्यकता थी। 30 ILM ने जुलाई 2013 में इस परियोजना पर काम करना शुरू किया, जो बेसन के यूरोपाकॉर्प द्वारा प्रदान की गई अवधारणा कला पर आधारित थी, जैसे कि लूसी का विघटित होना और काले टेंड्रिल्स का अंकुरित होना। 29-31 रोडियो एफएक्स ने पेरिस पीछा दृश्य
ताइपे मैट पेंटिंग्स और लूसी की बरी हुई दृष्टि द्वारा देखे गए सेल फोन की रेडियो तरंगों के दृश्य प्रतिनिधित्व को संभाला। संगीत और साउंड ट्रैक। लूसी मोशन पिक्चर का साउंड ट्रैक। साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा एरिक सेरा, विभिन्न कलाकार। जारी किया 22 जुलाई 2014। शैली फिल्म साउंड ट्रैक, फिल्म स्कोर। लेबल बैकलॉट म्यूजिक। एरिक सेरा कालक्रम। द लेडी। 2011 लूसी मोशन पिक्चर का साउंड ट्रैक। 2014 फिल्म का स्कोर एरिक सेरा ने तैयार किया था, जिन्होंने एंजेले और द फैमिली को छोड़कर बेसन की सभी फिल्मों के लिए संगीत दिया है। ब्रिटिश संगीतकार डेमन अलबर्न ने सिस्टर रस्ट गीत में योगदान दिया। 33 साउंड ट्रैक 22 जुलाई 2014 को बैकलॉट म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। 34 विपणन। वितरक यूनिवर्सल पिक्चर्स ने लूसी के लिए कई प्रिंट और डिजिटल पोस्टर जारी किए। नाट्य रिलीज पोस्टर में यह टैगलाइन थी, औसत व्यक्ति अपने मस्तिष्क की क्षमता का 10% उपयोग करता है। कल्पना करें कि वह 100% के साथ क्या कर सकता है। 15 अगस्त 2014 को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने आगामी कॉमेडी फिल्म डम्ब एंड डम्बर 2 के लिए 2 अग्रिम पोस्टर जारी किए, जो लूसी के नाट्य रिलीज पोस्टर की नकल करते थे। 36 2 अप्रैल 2014 को लूसी का पहला ट्रेलर जारी किया गया। 37 इसे सिर पर मुक्का मारने के बल से इंटरनेट पर हिट के रूप में वर्णित किया गया था। 38 समीक्षकों ने लिखा कि इसने जोहानसन द्वारा अपनी कलाई के एक झटके से लोगों को बेहोश करने वाली एक जंगली सवारी का वादा किया था। 39 भयानक क्योंकि एक बार शोषित हुई लड़की बहुत बहुत खतरनाक बन जाती है। 40 और अद्भुत रूप से पागल क्योंकि जोहानसन अपने अपहरणकर्ताओं की दया पर एक ड्रग खच्चर से अपने शरीर पर उल्लेखनीय नियंत्रण और दया के लिए कम होती क्षमता वाली एक अलौकिक महिला बन जाती है। 41 द गार्जियन के जेम्स लक्सफोर्ड ने कहा कि ट्रेलर जोहानसन की पिछली 3 फिल्मों में स्पष्ट रूप से एक थीम के अनुकूल है। 43 फिल्म का पर्दे के पीछे का पूर्वावलोकन 10 जुलाई को जारी किया गया। 44 अपनी 2014 की पुस्तक ग्रेट मिथ्स ऑफ द ब्रेन में क्रिश्चियन जेरेट ने फिल्म में सभी ज्ञान में महारत हासिल करने और अपने दिमाग से कारों को फेंकने की क्षमता के चित्रण को पूरी तरह से काल्पनिक कथा बताकर खारिज कर दिया। 45 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। लूसी ने उत्तरी अमेरिका में $126.7 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $336.7 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $463.4 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट $40 मिलियन था। 25 जुलाई को लूसी संयुक्त राज्य अमेरिका में 3,172 सिनेमाघरों में खुली। 46 यह 17/08/110 के साथ खुली, जिसने इसे बॉक्स ऑफिस के शुरुआती सप्ताहांत में शीर्ष स्थान पर रखा, प्रतिस्पर्धी फिल्म हरक्यूलिस से आगे, जिसने 11/08/454 के साथ दूसरे स्थान पर शुरुआत की। 47 लूसी, जिसे बीमार गर्मियों के बॉक्स ऑफिस को एक आवश्यक बढ़ावा देने के रूप में वर्णित किया गया है। 47 ने आर्थिक रूप से उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। 47 क्योंकि फिल्म के शुरुआती बॉक्स ऑफिस अनुमानों ने इसे शुक्रवार को $14 मिलियन से $15 मिलियन के लिए ट्रैक पर रखा, जिसमें गुरुवार देर रात 2,386 स्क्रीनिंग से $2.7 मिलियन शामिल थे। 48-49 वैश्विक स्तर पर लूसी ने 8 अगस्त तक अमेरिका और कनाडा के बाहर सभी बाजारों में नंबर 1 बॉक्स ऑफिस स्थान पर शुरुआत की। 50 ताइपे में फिल्म के प्रदर्शन का श्रेय फिल्म के लगभग आधे हिस्से को दिया गया है, जो वहां शूट किया गया था, और इसने देश के खुद को विश्व मंच पर लाने के प्रयासों के बीच ताइवान की लोकप्रियता को बढ़ावा दिया है। 51-52 यह ताइपे के 22 सिनेमाघरों में खुली, जिसने 57,900 प्रवेशों से एनटी 14.3 मिलियन $4,78,000 की कमाई की, और वहां 2 दिन रहने के बाद राजधानी में एनटी 25.6 मिलियन $8,57,000 कमाए। बाद में देश भर में 75 स्थानों से एनटी 38 मिलियन $1.27 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन, आयरन मैन 3 और द एवेंजर्स के बाद ताइवान में चौथा सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग डे बना। यूनाइटेड इंटरनेशनल पिक्चर्स (यूआईपी) के लिए सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग डे और सभी समय का सर्वश्रेष्ठ अगस्त ओपनिंग डे।
52 लूसी एक फ्रांसीसी एक्शन फिल्म के लिए दूसरी सबसे सफल शुरुआत भी है। 50 लूसी के लिए दर्शकों को पुरुषों और महिलाओं के बीच समान रूप से विभाजित किया गया था, जिसमें 65% 25 वर्ष से अधिक आयु के थे। 53 यूनिवर्सल स्टूडियो में घरेलू वितरण के अध्यक्ष निक्की रोक्को ने कहा, एक मूल संपत्ति में एक महिला प्रमुख होने से निश्चित रूप से अंतर पैदा हुआ। स्कारलेट एक स्टार है और उनकी उपस्थिति फिल्म में महिलाओं के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाती है। 54 द ऑस्ट्रेलियन के माइकल बोरे ने टिप्पणी की कि महिलाओं का आधे दर्शकों में शामिल होना एक एक्शन फिल्म के लिए एक नई मिसाल है, और यह कि अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के कारण लूसी बेसन की सभी फिल्मों में से एक ऐसी फिल्म है जिसका सबसे बड़ा सांस्कृतिक प्रभाव होने की संभावना है। TheWire.com के डेविड सिम्स ने कहा कि बॉक्स ऑफिस पर लूसी के साथ जोहानसन की सफलता कोई मामूली उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि यह एक यूरोपीय आर-रेटेड एक्शन मूवी है जो ड्वेन जॉनसन द रॉक के रूप में एक अधिक सिद्ध एक्शन स्टार के साथ एक PG-13 महाकाव्य के खिलाफ ओपनिंग करती है। उन्होंने कहा, उन्होंने स्पष्ट रूप से मार्वल ब्लॉकबस्टर में सहायक भूमिकाएं निभाई है, लेकिन जोहानसन ने कभी भी एक शीर्षक से ऊपर के स्टार के रूप में ब्लॉकबस्टर की शुरुआत नहीं की है। उन्होंने कहा, यह कहते हुए कि द आइलैंड ऐसा करने का उनका पहला वास्तविक प्रयास था, लेकिन एक फ्लॉप थी, और अगर ट्रैकिंग बनी रहती है तो लूसी एक मार्की नाम के रूप में जोहानसन के करियर में इस नए चरण को मजबूत करेगी। 55 अमेरिका और कनाडा में लूसी ने 3,173 थिएटरों में टिकट बिक्री से $61 मिलियन कमाए और अपने शुरुआती सप्ताह में 7.6 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया। 50 रोक्को ने कहा कि टिकट खरीदारों की व्यापक रुचि ने संकेत दिया कि लूसी एक एक्शन फिल्म में एक अलग पक्ष लेकर आई, और यूनिवर्सल स्टूडियोज ने आर-रेटेड मूल अवधारणा वाली महिला संचालित एक्शन फिल्म के लिए उच्च उम्मीदें बनाए रखी थी। 49 ऑनलाइन टिकट सेवा फैंडेंगो पर सप्ताहांत की टिकट बिक्री में अग्रणी लूसी ने बिक्री चक्र में एक ही बिंदु पर एक्शन थ्रिलर ओब्लिवियन, एलिसियम और एज ऑफ टुमारो को पीछे छोड़ दिया। 48 इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत के स्थानों की तुलना में द बॉर्न लिगेसी $38.1 मिलियन और साल्ट $36 मिलियन को पीछे छोड़ दिया। 53 बॉक्स ऑफिस मोजो के रेसुबर्स ने कहा, हालांकि यह तथ्य कि यह करीब भी आ गई इस मध्यम बजट वाली मूल एक्शन फिल्म के लिए काफी उल्लेखनीय उपलब्धि है। 53 सुबर्स ने कहा कि लूसी की सफलता में कुछ योगदान देने वाले कारक है। उन्होंने टिप्पणी की, सबसे पहले फिल्म का आधार दिलचस्प था, क्या होगा अगर हम अपने दिमाग का 10% से अधिक उपयोग कर सके, जो एक्शन से भरपूर दृश्य आश्चर्यजनक विज्ञापनों में सबसे आगे और केंद्र में था। उन्होंने कहा कि इससे जोहानसन की लूसी की मुख्य भूमिका को द एवेंजर्स और कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में ब्लैक विडो के रूप में उनके द्वारा बनाए गए बटकिकिंग ब्रांड का एक स्वाभाविक विस्तार प्रतीत होने में मदद मिली, और यह पहचानते हुए कि दर्शक सामग्री से जुड़ रहे थे, यूनिवर्सल ने लूसी को अगस्त के मध्य से आगे बढ़ाने का समझदारी भरा निर्णय लिया, जहां यह इसके बजाय गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स और द एक्सपेंडेबल्स 3 के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा होता, जो इस कम प्रतिस्पर्धी जुलाई के अंत की तारीख के विपरीत होता। 53 लॉस एंजल्स टाइम्स के ओलिवर गेटेल ने भी इसी तरह की टिप्पणी की, फिल्म के सफल शुरुआती सप्ताहांत के लिए 5 कारणों का हवाला देते हुए, एक आकर्षक विज्ञानफाई हुक, 10% मस्तिष्क मिथक, एक एक्शन स्टार के रूप में जोहानसन, एक भी सुखदायक के रूप में बेसन, दर्शकों को खुश करने वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से वे जो मजबूत महिला पात्रों को गढ़ते हैं। मजबूत महिलाओं की एक गर्मियों वर्ष में पिछली सफल महिला संचालित फिल्में मेल्फिसेंट और द फॉल्ट इन आवर स्टार्स थीं, और एक चिकना विपणन अभियान। फिल्म के ट्रेलर एक उच्च अवधारणा कथा, कार्रवाई और तबाही पर जोर देते हैं, जबकि दार्शनिक और आध्यात्मिक उपदेश पर जोर नहीं देते हैं। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। फिल्म के लिए शुरुआती समीक्षाएं सकारात्मक और मिश्रित थी, 7, 55, 56, 57 और बाद में आमतौर पर सकारात्मक। 58 लूसी को आलोचकों द्वारा मनोरंजक और मूर्खतापूर्ण लेकिन ध्रुवीकरण करने वाली के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 6, 55, 59, 60 रिव्यू एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर यह 240 समीक्षाओं के आधार पर 67% की अनुमोदन रेटिंग रखती है, जिसकी औसत रेटिंग 6.0010 है। साइट की आलोचनात्मक आम सहमति पड़ती है,
उत्साही और मूर्खतापूर्ण, लूसी फिल्म के तर्क अंतराल के माध्यम से घटिया रोमांच और स्कारलेट जोहानसन के आकर्षण के साथ शक्ति प्रदान करती है और इसमें ज्यादातर सफल होती है। 61 रिव्यू एग्रीगेटर मेटाक्रिटिक 62 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर C+ का औसत ग्रेड दिया। 47-14 प्रेस समीक्षाओं के आधार पर फ्रांसीसी वेबसाइट एलोसिने ने फिल्म को 5 में से 2.6 की औसत रेटिंग दी। 63 फिल्म को फ्रांसीसी वेबसाइट सिनेमूर पर 84% का स्कोर प्राप्त हुआ। 64 फ्रांस में फिल्म को 14 प्रेस समीक्षाएं मिली। सकारात्मक स्वागत के बारे में डैनियल अटाली ने ले जर्नल डू डिमांचे में लिखा कि ल्यूक बेसन की थ्रिलर मनोरंजन करने और सस्पेंस बनाए रखने की सफल प्रतिभा को दर्शाती है। 65 वॉयसी में समीक्षक ने बेसन के काम की भी सराहना की, जिसमें कहा गया कि वह सुपरहीरो फिल्म और एशियाई गैंगस्टर्स के बारे में फिल्म के बीच इस अजीबोगरीब क्रॉस के साथ एक्शन फिल्मों में लौटता है, जिसे हमेशा सेक्सी स्कारलेट जोहानसन द्वारा बहाया जाता है। 65 ले पेरिसियन में मैगली ग्रुएट ने कहा, कुछ लोगों ने इसे एक नारीवादी फिल्म कहा है, और हालांकि हम उस हद तक नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात से इनकार करना गलत होगा कि एक महिला को दुनिया को बचाने के लिए समाधान के स्रोत के रूप में चित्रित किया गया है। 65 लिबरेशन ने लिखा, सफलता या अलंकरण से परे जो प्रत्येक नए दृश्य को हिंसा और असंभव मोड़ के शानदार प्रदर्शन से सजाता है, एक मजबूत भावना है कि ल्यूक बेसन अब केवल विपणन विचारों से परे एक स्थिति से फिल्में बनाते हैं। 65 ले नोवेल ऑब्जर्वेटर ने लिखा, यह स्पष्ट नहीं था कि एक बार नवीनता खत्म हो जाने के बाद इस तरह का मनगढ़ंत चित्रण दर्शकों को कैसे भ्रमित कर सकता है। 65 अमेरिकी समीक्षकों में द अटलांटिक के क्रिस्टोफर ओर ने 26 बिंदुओं की सूची के माध्यम से इसकी समीक्षा की। द अटलांटिक में दिमाग की क्षमता के बारे में अब तक की सबसे बेवकूफ फिल्म शीर्षक से प्रकाशित एक लेख में और ने इसे स्कारलेट जोहानसन के लिए दिमाग को झकझोर देने वाली गलत गणना वाली विज्ञानफाई फिल्म के रूप में वर्णित करते हुए शुरू किया, जिसे वे मध्यम रूप से करिश्माई मानते हैं, और फिल्म की 89 मिनट की लंबाई को दयापूर्वक संक्षिप्त बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि इस स्क्रीन टाइम में मूर्खता की मात्रा काफी लंबी अवधि की भयानक फिल्मों की तुलना में कम है। उन्होंने अंतः समीक्षा प्रारूप के अपने चयन को बिंदुओं के माध्यम से समझाया और फिल्म को इतनी मूर्खतापूर्ण कहा कि इसकी खामियों को ठीक से व्यक्त करने का एकमात्र तरीका उन्हें गिनना है। 66 वैरायटी के जस्टिन चांग ने लूसी को एक शानदार नायिका के लिए एक शानदार रंग से तैयार किया गया शोकेस कहा, जिसके लिए हम सहज रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के समर्थन करते हैं, और एक मनोरंजक, सहज रूप से मूर्खतापूर्ण, उच्च अवधारणा वाली काल्पनिक कथा जो आत्ममहत्व से रहित है, क्योंकि यह हॉलीवुड की किसी भी संख्या में विज्ञानफाई हेडट्रिप क्लासिक्स को निपुणता से श्रद्धांजलि अर्पित करती है, अपने विचारों को सिनेमाई संदर्भों की घनी भूल भुलैया में एम्बेड करती है, जो किसी तरह दुकानदारी के बजाय धूर्त महसूस करती है। 67 द गार्जियन के जॉर्डन हॉफमैन ने फिल्म को दिमागहीन और मिश्रित लेकिन प्रणोदक और मज़ेदार कहा और कहा कि स्कारलेट जोहानसन इस छद्म बौद्धिक एक्शन फिल्म में चमकती है। उन्होंने लूसी को 3/5 स्टार दिए। 68 जबकि आईजीएन के जिम वेजवोडा ने फिल्म को 7.2 रेटिंग दी और कहा, यह फिल्म पूरी तरह से जोहानसन के बारे में है, जो लगभग हर दृश्य में है। वह शीर्षक चरित्र को कुशलता से निभाती है, क्योंकि वह एक औसत व्यक्ति से सर्वशक्तिमान इकाई में बदल जाती है, और आखिरकार लूसी जितना काम करती है, उससे कहीं ज्यादा करती है। यह एक मज़ेदार फिल्म है, भले ही इसका विज्ञान अविश्वास के निलंबन से ज्यादा हो। यह बेसन की शैली और जोहानसन के प्रदर्शन का श्रेय है कि लूसी एक ट्रेन मलबा नहीं है। 69 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने कहा, आप बेसन के दर्शन और परिकल्पनाओं का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप जो आपके सामने है, उसे अनदेखा कर देंगे। लूसी चीजों के बारे में बेसन के नजरिए का एक बेदाग एहसास है। इसके विपरीत द हॉलीवुड रिपोर्टर के जॉन डेफोर ने कहा कि बहुत सी फिल्मों और उपन्यासों में यह कल्पना की गई है कि अगर हम अपने पूरे मस्तिष्क पर सचेत नियंत्रण प्राप्त कर ले तो क्या होगा, लेकिन ऐसा कोई भी उपन्यास याद नहीं आता जिसके विचार इस फिल्म से अधिक हास्यास्पद हों। उन्होंने कहा कि दर्शक फिल्म के साथ झूम सकते हैं,
क्योंकि लूसी मानवीय क्षमता से परे चीजें करती है, लेकिन यह फिल्म लूसी की बढ़ती हुई ईश्वरीय क्षमताओं को उचित नहीं ठहराती है, जिसमें जल्द ही समय यात्रा और उड़ना शामिल हो जाता है। कभी कभी वास्तविक दर्शन का एक टुकड़ा पटकथा में डाला जाता है, लेकिन यह इतनी बकवास से घिरा हुआ है कि एक उदार दर्शक भी लूसी के अनुभवों को उचित ठहराने में परेशानी महसूस करता है। 71 एले वीकली के लिए लिखते हुए एमी निकोलसन ने कहा कि बेसन को लगता होगा कि दर्शक और भी कम सिनेप्स के साथ काम कर रहे हैं, 10% की क्षमता से भी कम। यहाँ उनकी शैली चिकनी है, लेकिन हाथ पकड़ने वाली शाब्दिक है, और जैसा कि नई बायोनिक लूसी बदला लेना चाहती है, बेसन हमें यह समझाने की भी कोशिश करती है कि वह एक मजबूत महिला पात्र है, जिसका अधिकांश पुरुष एक्शन निर्देशकों के लिए बस एक सेक्सी, चुप बदमाश का मतलब है। दर्शकों में मौजूद असली महिलाएं आश्चर्यचकित हो सकती है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति 5 इंच के लुबोटिन में एक बहुमहाद्वीपीय गोलीबारी में लंगड़ाकर क्यों चलेगा। बेहतर फिल्म की मुख्य आलोचनाओं में मस्तिष्क के 10% का मिथक, लूसी का कम सहानुभूतिपूर्ण और अधिक रोबोट जैसा बन जाना, जैसे जैसे उसकी मस्तिष्क क्षमता बढ़ती है, उसकी अजेयता, 8, 67, 71, 73 और स्पष्ट बिंदुओं को व्यक्त करने के लिए जानवरों की कल्पना का उपयोग करना शामिल था। 55 बेलफास्ट टेलीग्राफ के राल्फ ब्लैकबर्न ने मस्तिष्क के केवल 10% का उपयोग करने की धारणा को एक अक्सर उद्धृत विचार कहा, जिसमें स्पष्ट हॉलीवुड क्षमता है, लेकिन प्रमुख तंत्रिका विज्ञानियों के अनुसार एक शहरी मिथक से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने न्यूरोसाइकोलॉजी के प्रोफेसर बारबरा साहकियन का हवाला देते हुए कहा कि यह पता लगाना असंभव है कि हम अपने मस्तिष्क का कितना मात्रात्मक उपयोग कर रहे हैं। हालांकि यह निश्चित रूप से 10% से बहुत अधिक है। 8 चांग ने कहा कि क्योंकि बेसन विभिन्न जैविक, दार्शनिक और आध्यात्मिक पहेलियों के साथ जो फिल्म उठाती है, चंचल लेकिन गंभीरता से जोड़ने में अधिक रुचि रखती है, कहानी में एक एक्शन फिल्म के रूप में कमी है, और यह बहुत अधिक थ्रिलर नहीं है। यह वस्तुतः एक एंटी थ्रिलर है, जिसमें सस्पेंस या किसी भी वास्तविक खतरे की भावना नहीं है, क्योंकि इसकी नायिका कमोबेश अजेय है, और यह कि कभी कभी यह भावना को दूर करना मुश्किल होता है कि एक अधिक चतुर, अधिक बेलगाम तस्वीर को शैली के बंधनों को पूरी तरह से खत्म करने का एक तरीका मिल सकता था। 67 चांग की तरह डेफोर ने महसूस किया कि फिल्म की खामियों में से एक लूसी की अजेयता है, क्योंकि यह आने वाले नाटक के बहुत से हिस्से को शून्य कर देती है। 71 शिकागो ट्रिब्यून के माइकल फिलिप्स ने कहा कि फिल्म के पहले 20 मिनट अच्छे हैं, लेकिन आधे घंटे के रनटाइम तक दर्शकों को एहसास हो जाएगा कि लूसी की कोई सीमा नहीं है, जो कुछ समय बाद फिल्म को सीमित भुगतान के साथ सुस्त बना देता है। 74 दूसरी ओर बोस्टन ग्लोब के टाई बूर ने आलोचनाओं के बारे में कहा, तर्क की तलाश में कौन बेसन की फिल्म देखने आता है। लूसी अपने स्वयं के आविष्कार किए गए भौतिकी के प्रति सच्ची रहती है। 75 बेसन ने कहा कि वह 10% मिथक के बारे में जानते थे और फिल्म इसे एक रूपक के रूप में उपयोग करती है। 17 जबकि द डेली टेलीग्राफ के रॉबी कॉलिन ने निष्कर्ष निकाला कि फिल्म पारलौकिक आदर्शवाद के कांटियन मॉडल पर आधारित है, जहां मानव मन दुनिया को समझने के लिए उस पर व्यवस्था लागू करता है, और इसके बिना अंतरिक्ष और समय में वस्तुओं के बीच सभी संबंध समाप्त हो जाएंगे। 76 लूसी की तुलना विभिन्न फिल्मों से की गई है, सामान्य उदाहरणों में अकीरा, 77, 78, 2001, ए स्पेस ओडिसी, द मैट्रिक्स, द ट्री ऑफ लाइफ, ट्रांसेंडेंस और विशेष रूप से लिमिटलेस शामिल है। 8, 67, 71, 73 चांग ने कहा, लूसी का सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानता की ओर क्रमिक उदय द मैट्रिक्स में नियो की अपनी ऐसी यात्रा की याद दिलाता है, जबकि उसके कई काले सूट पहने कोरियाई विरोधी एजेंट स्मिथ की एक और सेना का सुझाव देते हैं, और कहा कि जब लूसी खुद को बिग ब्रदर शैली में आसपास के हर कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन पर अपलोड करती है, तो फिल्म ट्रांसेंडेंस की एक जीवंत, कम बोझिल रीमेक का सुझाव देती है। 67 हॉफमैन ने कहा, फिल्म का अंत पूरी तरह से पटरी से उतर जाता है, लेकिन एक तरह से यह अपनी मूर्खता में आकर्षक है। यह कम ध्यान अवधि वाले लोगों के लिए 2001 ए स्पेस ओडिसी की तरह है, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को भी अपना दिमाग उड़ाने की जरूरत है।
68 मेट्रो न्यूयॉर्क के मैट प्रिगे ने फिल्म को बेवकूफ़ी भरी, स्मार्ट और शानदार कहते हुए कहा कि यह मज़ेदार अनैतिक लिमिटलेस की तुलना में एक अलग दिशा में स्मार्ट तरीके से जाती है, जिसमें ब्रैडली कूपर के चरित्र ने एक समान दवा का दुरुपयोग किया था, लेकिन इसका इस्तेमाल सफलता, पैसा और शक्ति प्राप्त करने के लिए किया था। वह स्वार्थी था। लूसी निस्वार्थ है। प्रिगे ने कहा, अगर लूसी लिमिटलेस है तो यह द ट्री ऑफ लाइफ की एक झलक से अधिक लिमिटलेस है, और यहाँ तक कि फिल्म अंडर द स्किन का भी थोड़ा सा हिस्सा है, जिसमें जोहानसन भी है। 73 बूर ने टिप्पणी की कि जहां एक पूरी तरह से रसयुक्त सेरिबेलम ने कूपर के चरित्र को वास्तव में बहुत सक्षम बना दिया, वहीं लूसी एक आध्यात्मिक बदलाव से गुजरती है, जो फिल्म के मध्य बिंदु तक समय, स्थान और उसके शरीर को पुनर्व्यवस्थित करना शुरू कर देती है। 75 लूसी की शक्तियों की तुलना प्रोफेसर एक्स, द डॉक्टर, डॉ मैनहट्टन, गैलेक्टस, ब्रूस ऑलमाइटी के भगवान, स्कारलेट विच और अकीरा के टेत्सुओ से करते हुए Hollywood.com के जॉर्डन स्मिथ ने कहा कि लूसी अब तक बनाई गई सबसे शक्तिशाली फिल्म चरित्र हो सकती है, लेकिन संकेत दिया कि टेत्सुओ की शक्तियां उससे मेल खा सकती है। ल्यूक पॉल मॉरिस बेसन, फ्रेंच, LYKBS, जन्म 18 मार्च 1959, एक फ्रांसीसी फिल्म निर्माता है। उन्होंने सबवे 1985, द बिग ब्लू 1988 और ला फेम निकिता 1990 फिल्मों का निर्देशन या निर्माण किया। सिनेमा डू लुक फिल्म आंदोलन से जुड़े उन्हें अपनी फिल्मों लियोन, द प्रोफेशनल 1994 और द मैसेंजर, द स्टोरी ऑफ जोन ऑफ आर्क 1999 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए सीजर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने अपनी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फ्रांसीसी निर्देशक का पुरस्कार जीता। उन्होंने 2014 की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म लूसी और 2017 की स्पेस ओपेरा फिल्म वेलेरियन एंड द सिटी ऑफ 8000 प्लैनेट का लेखन और निर्देशन किया। 1980 में अपने करियर की शुरुआत के करीब उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी लेस फिल्म्स डू लूप की स्थापना की, जिसका नाम बाद में लेस फिल्म्स डू डाफिन रखा गया। 2000 में इसे तब हटा दिया गया जब उन्होंने लंबे समय के सहयोगी पिरेंज लेपोगम एफआर के साथ यूरोपाकॉर्प की सह स्थापना की। लेखक, निर्देशक या निर्माता के रूप में बेसन 50 से अधिक फिल्मों के निर्माण में शामिल रहे हैं। प्रारंभिक जीवन। बेसन का जन्म पेरिस में हुआ था। उनके माता पिता दोनों क्लब मेड स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षक के रूप में काम करते थे। इस माहौल से प्रभावित होकर एक बच्चे के रूप में उन्होंने एक समुद्री जीव विज्ञानी बनने की योजना बनाई। उन्होंने अपने युवाकाल का अधिकांश समय अपने माता पिता के साथ इटली, यूगोस्लाविया और ग्रीस के पर्यटक रिसोर्ट्स की यात्रा में बिताया। जब वह 10 वर्ष के थे तब परिवार फ्रांस लौट आया। उनके माता पिता का तलाक हो गया और दोनों ने दोबारा शादी कर ली। इसके बारे में उन्होंने कहा। इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून में उन्होंने कहा, यहाँ 2 परिवार है और मैं किसी ऐसी चीज का एकमात्र बुरा स्मारिका हूँ जो काम नहीं करती। और अगर मैं गायब हो जाता हूँ तो सब कुछ सही हो जाएगा। अस्तित्व का जुनून यहीं से आता है। मुझे कुछ करना होगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। 17 साल की उम्र में बेसन के साथ एक डाइविंग दुर्घटना हुई जिसके कारण वह गोता लगाने में असमर्थ हो गए। 4 द गार्जियन के साथ 2000 के एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि इसने उनके करियर के चुनाव को कैसे प्रभावित किया। मैं 17 साल का था और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने कागज का एक टुकड़ा लिया और बाईं ओर मैंने वह सब कुछ लिखा जो मैं कर सकता था या जिसके लिए मेरे पास कौशल था, और वह सब कुछ जो मैं नहीं कर सकता था। पहली पंक्ति छोटी थी और मैं देख सकता था कि मुझे लिखना पसंद है, मुझे चित्र पसंद है, मैं बहुत सारी तस्वीरें ले रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि शायद फिल्में अच्छी होंगी। लेकिन मैंने सोचा कि वास्तव में यह जानने के लिए मुझे सेट पर जाना चाहिए। और मेरा एक दोस्त एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जिसका भाई एक लघु फिल्म में तीसरा सहायक था। यह सच है। इसलिए मैंने कहा, ठीक है, चलो सेट पर चलते हैं। इसलिए मैं सेट पर गया। अगले दिन मैं अपनी माँ से मिलने गया और उनसे कहा कि मैं फिल्में बनाने जा रहा हूँ और स्कूल जाना बंद कर दूंगा और अलविदा। और मैंने ऐसा किया।
इसके तुरंत बाद मैंने एक लघु फिल्म बनाई और यह बहुत बहुत खराब थी। मैं यह साबित करना चाहता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने एक लघु फिल्म बनाई। वास्तव में यही मेरी मुख्य चिंता थी, यह दिखाने में सक्षम होना कि मैं एक लघु फिल्म बना सकता हूँ। ग्राफिक उपन्यास और भविष्य। हॉलीवुड पत्रकार निक्की फिनके ने जुलाई 2014 में अपने फिल्म उद्योग ब्लॉग पर एक पोस्ट में बताया कि अगस्त में एक लूसी ग्राफिक उपन्यास ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जिसमें एक सप्ताह के लिए हर दूसरे दिन 4 अध्याय दिखाई देंगे। 80 अर्ध-एनिमेटेड ग्राफिक उपन्यास का पहला अध्याय फिल्म की आधिकारिक वेबसाइट के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पर प्रकाशित किया गया था और इसमें वही कहानी सामग्री है जो ट्रेलरों में देखी गई है, जिसमें स्क्रॉलिंग के दौरान चलने वाले चित्र तत्व है। 81 अप्रैल 2014 के वंडरकॉन साक्षात्कार में बेसन से लूसी सीक्वल की संभावना के बारे में पूछा गया और उन्होंने कहा, लूसी के साथ आप फिल्म का अंत देखेंगे। मुझे नहीं पता कि हम सीक्वल कैसे बना सकते हैं, लेकिन अगर फिल्म बहुत बड़ी है तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। 82 अगस्त में ताइपे में फिल्म का प्रचार करते समय, जहां दृश्यों की शूटिंग की गई थी, बेसन ने सीक्वल की संभावना के बारे में आगे टिप्पणी की, मुझे नहीं लगता कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। यह उसके लिए नहीं बना है। अगर मुझे कुछ अच्छा मिलता है तो शायद मैं करूंगा, लेकिन अभी मैं इसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ। 83-84 जून 2015 में यह बताया गया कि एक सीक्वल विकास में था। 85 अक्टूबर 2017 में यह अफवाह थी कि बेसन ने स्क्रिप्ट पूरी कर ली है। 86 लेकिन 5 अक्टूबर को उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर घोषणा की कि वह लूसी के सीक्वल पर काम नहीं कर रहे हैं। 87 31 अक्टूबर 2022 को यूरोपाकॉर्प और विलेज रोडशो द्वारा एक स्पिन सीरीज के विकास की घोषणा की गई, जिसमें फ्रीमैन अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। आजीविका। बेसन ने कथित तौर पर अपनी किशोरावस्था में ही ले ग्रैंड ब्लू, द बिग ब्लू के पहले ड्राफ्ट पर काम किया था। बोरियत से बाहर निकलकर उन्होंने कहानियां लिखना शुरू कर दिया, जिसमें बाद में उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक द फिफ्थ एलिमेंट 1997 की पृष्ठभूमि भी शामिल थी, 6 जो कि किशोरावस्था में पढ़ी गई फ्रेंच कॉमिक पुस्तकों से प्रेरित थी। उन्होंने अमेरिकी पटकथा लेखक रॉबर्ट मार्क कामेन के साथ इस विज्ञान कथा थ्रिलर की पटकथा का निर्देशन और सहलेखन किया। 18 साल की उम्र में बेसन अपने जन्मस्थान पेरिस लौट आए, जहां उन्होंने फिल्म उद्योग के बारे में जानने के लिए अजीबोगरीब काम किए। उन्होंने क्लाउड फराल्डो और पैट्रिक ग्रैंडपेरेट सहित निर्देशकों के सहायक के रूप में काम किया। उन्होंने 3 लघु फिल्में, एक कमीशन वृत्तचित्र और कई विज्ञापनों का निर्देशन किया। 8 इसके बाद वे 3 साल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, लेकिन पेरिस लौट आए, जहां उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई। उन्होंने पहले इसका नाम लेस फिल्म्स डू लोप रखा, फिर इसे बदलकर लेस फिल्म्स डू डाफिन कर दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में बेसन ने एरिक सेरा से मुलाकात की और उन्हें अपनी पहली लघु फिल्म 11 डर्नियर के लिए संगीत तैयार करने के लिए कहा। बाद में उन्होंने सेरा से अन्य फिल्मों के लिए संगीत तैयार करवाया। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बेसन ने कई एक्शन फिल्में लिखी और निर्मित की है, जिनमें टैक्सी सीरीज 1998 से 2007, ट्रांसपोर्टर सीरीज 2002 से 2008, रॉबर्ट मार्क कामेन के साथ एक और सहयोग, और जेट ली की फिल्में किस ऑफ द ड्रैगन और अनलीशेड शामिल है। उनकी अंग्रेजी भाषा की फिल्में टेकन, टेकन 2 और टेकन 3, जो सभी कामेन के साथ सहलिखित और लियाम नीसन द्वारा अभिनीत है, बड़ी सफल रही है, जिसमें टेकन 2 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली निर्यात फ्रांसीसी फिल्म बन गई। 9 बेसन। 2000 के कान फिल्म महोत्सव में बेसन ने अपनी फिल्म द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए लुमियरेस पुरस्कार 11 और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सीजर पुरस्कार जीता। 12 उन्हें अपनी फिल्मों लियोन, द प्रोफेशनल 1994, 13 और द मैसेंजर, द स्टोरी ऑफ जोन ऑफ आर्क 1999 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर सीजर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था।
14 फ्रांसीसी अभिनेता जीन रेनो बेसन की कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं, जिनमें ले डर्नियर कॉम्बैट 1983, 15 सबवे 1985, 16 17 द बिग ब्लू 1988, 18 ला फेम निकिता 1990 और लियोन द प्रोफेशनल 1994 शामिल है। 17 2024 की गर्मियों में बेसन ने ड्रैकुला ए लव टेल का निर्देशन किया, जो ड्रैकुला का एक रूपांतरण है जिसमें कैलेब लैंड्री जोन्स ने अभिनय किया है और इसमें क्रिस्टोफ वाल्च भी है। 19 सिनेमा डू लुक राफेल बासन और गाय ऑस्टिन जैसे आलोचकों ने बेसन को सिनेमा डू लुक आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उद्धृत किया है, एक विशिष्ट अत्यधिक दृश्य शैली जो 1980 के दशक से 1990 के दशक की शुरुआत में निर्मित हुई थी। सबवे 1985, द बिग ब्लू 1988 और ला फेम निकिता 1990 सभी को इस शैलीगत स्कूल का माना जाता है। यह शब्द आलोचक राफेल बासन द्वारा 1989 में ला रिव्यू डू सिनेमा नंबर 449 में लिखे एक निबंध में गढ़ा गया था। 20 प्रायोगिक सिनेमा के पक्षधर और न्यू वेव नॉवेले वेग निर्देशकों के मित्र, बासन ने बेसन को जीन जैक्स बेनेक्स और लियोस कैरैक्स के साथ 3 निर्देशकों के रूप में समूहीकृत किया, जिन्होंने ले लुक की शैली साझा की। बेसन और इस तरह वर्गीकृत किए गए ज्यादातर फिल्म निर्माता इस लेबल से असहज थे। उन्होंने उनके काम की तुलना फ्रांस की नई लहर से की। बेसन ने 1985 में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में कहा, जीन ल्यूक गोडार्ड और फ्रांसवा ट्रूफो मौजूदा सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे और सिनेमा को अभिव्यक्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि यह उस समय का सबसे आधुनिक माध्यम था। आज क्रांति पूरी तरह से उद्योग के भीतर हो रही है और इसका नेतृत्व ऐसे लोग कर रहे हैं जो फिल्मों को बेहतर, ज्यादा विश्वसनीय और देखने में आनंददायक बनाकर उनका रूप बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, चूंकि इस क्षेत्र में प्रवेश करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए हमने एक मनोवैज्ञानिक कवच विकसित कर लिया है और काम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मुझे लगता है कि हमारा जोश ही फिल्म निर्माण प्रतिष्ठान के स्तंभों को हिलाकर रख देगा। 22 बेसन ने आंग सान सू की बायोपिक द लेडी 2011 मूल शीर्षक डांस ला लुमियर का निर्देशन किया। उन्होंने लॉकआउट 2012 पर भी काम किया। 23 काम बेसन की कई फिल्मों ने हमेशा आलोचनात्मक सफलता नहीं तो लोकप्रिय सफलता हासिल की है। ले ग्रैंड ब्लू द बिग ब्लू के लिए समीक्षाएं मिश्रित थीं। लॉस एंजल्स टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा कि फिल्म बहुत लंबी और शुरू में अजीब थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक दूरदर्शी का काम है। 24 इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून ने 2007 में बेसन की प्रोफाइल में लिखा, जब 1988 के कान फिल्म फेस्टिवल में फिल्म का प्रीमियर हुआ तो इसे बेरहमी से पीटा गया, लेकिन कोई बात नहीं, यह एक धमाकेदार फिल्म थी। युवा लोगों ने इसे खूब पसंद किया और इसे बार बार देखने के लिए वापस आते रहे। फिल्म ने 10 मिलियन टिकट बेचे और जल्दी ही वह बन गई जिसे फ्रांसीसी लोग फिल्म जनरेशनल कहते हैं, जो संस्कृति में एक निर्णायक क्षण था। 3 बेसन ने बेहद सफल आर्थर सीरीज बनाई, जिसमें आर्थर एंड द मिनिमॉयज, आर्थर एंड द फॉरबिडन सिटी, आर्थर एंड द वेंजेंस ऑफ माल्टाजार्ड और आर्थर एंड द वार ऑफ द टू वर्ल्ड्स शामिल है। 25 उन्होंने आर्थर एंड द इनविजिबल्स का निर्देशन किया, जो संग्रह की पहली 2 पुस्तकों का एक रूपांतरण है, जिसमें मैडोना और रॉबर्ट डेनिरो ने अभिनय किया है। 26 लाइव एक्शन और एनिमेशन वाली यह फिल्म यूके और यूएस के साथ साथ फ्रांस में भी रिलीज हुई थी। 26, 27, 25 आलोचनात्मक मूल्यांकन बेसन को फ्रांसीसी फिल्म निर्माताओं में सबसे हॉलीवुड के रूप में वर्णित किया गया है। 28 स्कॉट टोबियास ने लिखा कि उनकी चिकनी, वाणिज्यिक एक्शन फिल्में इतनी अदलाबदली करने वाली थी ड्रग्स, स्लीज, चकलिंग सुपरविलेन और हांगकांग शैली के प्रभाव कि प्रत्येक नई परियोजना संभवतः शीर्षक पृष्ठ पर व्हाइट आउट के साथ शुरू होती है। 29 अमेरिकी फिल्म समीक्षक आर्मंड व्हाइट ने बेसन की प्रशंसा की है, जिन्हें वे सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं में से एक मानते हैं, जिन्होंने एक्शन फिल्म को परिष्कृत और क्रांतिकारी बनाया है। उन्होंने लिखा कि बेसन अपने पात्रों के संघर्ष को मानव पतन के प्रति एक ईमानदार प्रतिरोध के रूप में नाटकीय रूप देते हैं। 30 2012 में फिल्म समीक्षक एरिक कोहन ने इंडीवायर में लिखा,
ल्यूक बेसन की फिल्मोग्राफी वर्षों से धब्बेदार रही है, जिसमें सनसनीखेज पॉप कला और चमकदार बेकार चीजों की समान मात्रा है, एक प्रवृत्ति जो उनके निर्देशन क्रेडिट से परे फैली हुई है। व्यक्तिगत जीवन। बेसन की 4 बार शादी हो चुकी है। पहली बार 1986 में अभिनेत्री एनी पेरिलॉड से। उनकी एक बेटी जूलियट थी, जिसका जन्म 1987 में हुआ। पेरिलॉड ने बेसन की ला फेम निकिता 1990 में अभिनय किया। 1991 में उनका तलाक हो गया। 32 बेसन की दूसरी पत्नी अभिनेत्री और निर्देशक मेवेन लेबेस्को थी, जिनसे उन्होंने 32 साल की उम्र में डेटिंग शुरू की थी और वह 15 साल की थीं। 33 उन्होंने 1992 के अंत में शादी की, जब 16 वर्षीय लेबेस्को उनकी बेटी शन्ना के साथ गर्भवती थी, जिसका जन्म 3 जनवरी 1993 को हुआ था। 34 लेबेस्को ने बाद में दावा किया कि उनके रिश्ते ने बेसन की फिल्म लियोन 1994 को प्रेरित किया, जहां कथानक में एक वयस्क पुरुष और 12 वर्षीय लड़की, तत्कालीन 12 वर्षीय नताली पोर्टमैन द्वारा अभिनीत, के बीच भावनात्मक संबंध शामिल थे। 33 उनकी शादी 1997 में समाप्त हो गई, जब बेसन द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के निर्माण के दौरान अभिनेत्री मिला जोवोविच, तब 19 वर्ष की थीं, के साथ शामिल हो गए। 35, 36, 37 हमने ऑडिशन के दौरान ही अपने बीच विशेष केमिस्ट्री को महसूस कर लिया था और फिल्म की शूटिंग के दौरान यह और भी बढ़ गई, जोवोविच ने कहा। 37 उन्होंने 14 दिसंबर 1997 को जोवोविच से शादी की, जब वह 38 वर्ष के थे और वह 21 वर्ष की थीं। 1999 में उनका तलाक हो गया। 38, 37 28 अगस्त 2004 को 45 वर्ष की आयु में बेसन ने 32 वर्षीय फिल्म निर्माता वर्जिनी सिल्ला से विवाह किया। उनके 3 बच्चे हैं। 39 बलात्कार का आरोप। 2018 में डच बेल्जियम की अभिनेत्री सैंड वान रॉय, जो वेलेरियन और सिटी ऑफ ए थाउजेंड प्लैनेट में दिखाई दी, ने बेसन पर बलात्कार का आरोप लगाया। 40, 41, 42 निर्देशक के वकील थियरी मेरेम्बर्ट ने कहा कि बेसन इन काल्पनिक आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं और आरोप लगाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वह जानते हैं, जिसके साथ उन्होंने कभी अनुचित व्यवहार नहीं किया है। 43, 44 फरवरी 2019 में फ्रांसीसी अभियोजकों ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए उनके खिलाफ मामला वापस ले लिया। 45, 41 दिसंबर 2021 में एक न्यायाधीश ने दूसरी जांच के बाद बेसन के खिलाफ मामला खारिज कर दिया। 46 पेरिस में सरकारी अभियोजक के कार्यालय ने कहा कि जांच स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि बलात्कार के आपराधिक तथ्य नहीं किए गए थे, नागरिक पक्ष की सहमति की अनुपस्थिति स्थापित नहीं हुई है और बाधा, धमकी, हिंसा का अस्तित्व नहीं है। 47 अप्रैल 2022 में वैन रॉय ने मामले के प्रभारी मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत दर्ज की। 48 जून 2023 में फ्रांस की सर्वोच्च न्यायिक अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन के एक फैसले के बाद बेसन को सभी आरोपों से निश्चित रूप से मुक्त कर दिया गया था। यह फैसला वैन रॉय को फ्रांस या यूरोप में कहीं और उसी आरोप में मुकदमा चलाने से रोकता है। 49 कई अन्य महिलाओं, जिनमें एक पूर्व सहायक, सीटे डू सिनेमा स्टूडियो की 2 छात्राएं और बेसन के यूरोपाकॉर्प की एक पूर्व कर्मचारी शामिल है, जो सभी अपना नाम गुप्त रखना चाहती थीं, ने निर्देशक द्वारा अनुचित यौन व्यवहार का वर्णन किया। 50 अपनी कहानियों का समर्थन करने के लिए कोई भौतिक साक्ष्य न होने के कारण उन्होंने आरोप नहीं लगाए और मानहानि के प्रतिवाद से बच गईं। उनकी कहानियों का उपयोग जांच न्यायाधीश द्वारा नहीं किया गया। वर्जिनी बेसनसिला, जन्म 1972, एक कनाडाई फ्रेंच फिल्म निर्माता है। उन्होंने एक्शन फिल्मों, रोमांटिक फिल्मों, कॉमिक रूपांतरणों, जीवनी फिल्मों और एनिमेशन सहित कई अलग-अलग फिल्में बनाई है। उद्धरण की आवश्यकता। जीवन और कैरियर। सिल्ला का जन्म ओटावा, ओंटारियो में हुआ था। वह एक सेनेगल के राजनयिक और एक फ्रांसीसी फिजियोथेरेपिस्ट की बेटी है। वह अपनी बहन करिन सिल्ला, जो एक अभिनेत्री और लेखिका है, की बहन है और अभिनेता विंसेंट पेरेज की भाभी है। 2004 में ल्यूक बेसन से शादी के बाद से वर्जिनी को वर्जिनी सिल्ला बेसन या वर्जिनी बेसनसिला के नाम से जाना जाता है। इस जोड़े के 3 बच्चे हैं। उद्धरण आवश्यक।
2010 में टाइम ने ल्यूक के हवाले से कहा कि वह उनसे ज़्यादा परफेक्ट निर्माता थी और उन्होंने ल्यूक को उनकी कलात्मक रूप से सबसे ज़्यादा मांग वाली शानदार फिल्म द लेडी 2011 के निर्देशन पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया। 3. फिल्मोग्राफी 2001 यामाकासी, 2002 पेयू डिएज, 2003 ला फेलिसिटा ले बोनहुर ने कोटेरियन, 2004 एक टन छवि, 2005 इसके बाद, 2005 रिवॉल्वर, 2006 प्यार और अन्य आपदाएं, 2007 द सीक्रेट, 2010 पेरिस से प्यार के साथ, 2010 एडेल ब्लैंकसेक के असाधारण रोमांच, 2011 द लेडी, 2012 ला मैकेनिक डू कोर, 2013 द ड्रीम किड्स, 2014 3 डेज टू किल, 2014 लूसी, 2017 वेलेरियन और 1000 ग्रहों का शहर, 2024 ताइपे में सप्ताहांत। स्कारलेट इंग्रिड जोहानसन बटा डियो एचएनएसएन बटा 1 जन्म 22 नवंबर 1984 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। 2018 और 2019 में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री, उन्हें फोर्ब्स सेलिब्रिटी 100 सूची में कई बार दिखाया गया है। टाइम ने उन्हें 2021 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया। जोहानसन की फिल्मों ने दुनिया भर में 15.4 बिलियन से अधिक की कमाई की है, जिससे वह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉक्स ऑफिस महिला स्टार बन गई है। उन्हें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, 1 टोनी पुरस्कार और 2 अकादमी पुरस्कार और 5 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकन सहित विभिन्न पुरस्कार मिले हैं। जोहानसन पहली बार एक बाल अभिनेत्री के रूप में ऑफ ब्रॉडवे नाटक में मंच पर दिखाई दीं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फंतासी कॉमेडी नॉर्थ 1994 से की और मैनी एंड लो 1996, द हॉर्स वेस्परर 1998 और घोस्ट वर्ल्ड 2001 में अपनी भूमिकाओं के लिए शुरुआती पहचान हासिल की। 2003 में लॉस्ट इन ट्रांसलेशन के साथ उनकी वयस्क भूमिकाओं में बदलाव आया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बाफ्टा पुरस्कार मिला। उन्होंने गर्ल विद ए पर्ल इयरिंग 2003 में 17वीं सदी की नौकरानी, ए लव सॉन्ग फॉर बॉबी लॉन्ग 2004 में परेशान किशोरी और मैच पॉइंट 2005 में एक मोहक महिला की भूमिका निभाकर प्रशंसा प्राप्त करना जारी रखा। बाद में वुडी एलन के साथ उनका पहला सहयोग था, जिन्होंने बाद में उन्हें स्कूप 2006 इस अवधि में जोहानसन के अन्य कार्यों में द प्रेस्टीज 2006 और एल्बम एनीवेयर आई ले माई हेड 2008 और ब्रेकअप 2009 शामिल है, जो दोनों बिलबोर्ड 200 पर चार्ट किए गए। 2010 में जोहानसन ने ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज के पुनरुद्धार में ब्रॉडवे पर शुरुआत की, जिसने उन्हें एक नाटक में एक फीचर्ड अभिनेत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए टोनी पुरस्कार जीता और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म आयरन मैन 2 में ब्लैक विडो का चित्रण करना शुरू किया। उन्होंने 8 फिल्मों में भूमिका को दोहराया, अपने एकल फीचर ब्लैक विडो 2021 की ओर अग्रसर वैश्विक स्टारडम प्राप्त किया। इस अवधि के दौरान जोहानसन ने विज्ञान कथा फिल्मों हर 2013, अंडर द स्किन 2013 और लूसी 2014 में अभिनय किया। उन्हें 2 एक साथ अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री ड्रामा मैरिज स्टोरी 2019 में तलाक से गुजर रही एक अभिनेत्री और व्यंग्य जोजो रैबिट 2019। सेक्स सिंबल के नाम से मशहूर जोहानसन को कई मीडिया आउटलेट्स ने दुनिया की सबसे आकर्षक महिलाओं में से एक बताया है। वह एक प्रमुख ब्रांड एंडोर्सर है और कई धर्मार्थ कार्यों का समर्थन करती है। अभिनेता रयान रेनॉल्ड्स और व्यवसायी रोमेन डोरियाक से तलाक लेने वाली जोहानसन ने 2020 से कॉमेडियन कॉलिन जोस्ट से शादी की है। उनके 2 बच्चे हैं, एक डोरियाक से और दूसरा जोस्ट से। तो दोस्तों, जब ये बनाई गई थी तो मूवी का बजट बहुत कम था, 40 मिलियन तकरीबन इसका बजट था और मूवी ने कलेक्शन लगभग 470 मिलियन का कलेक्शन दिया था। तो मूवी सुपर डुपर हिट रही थी।
तो कंफर्म था कि हमें दूसरा पार्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन कब तक मिलेगा ये अभी कंफर्म नहीं किया गया है। बाकी मैंने पूरी जानकारी जितनी भी हो पाई वो मैंने आपको बताई। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।